बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग को लेकर पूरे भारत में गुस्सा है। ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये पहली घटना नहीं है। बांग्लादेश में हिंसा अभी भी थमी नहीं है। দেখানোর চেষ্টা করছি বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা কিন্তু সায়নাটে ভাঙচুরের করছে। দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। मगर इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, क्या कोई कानूनी कार्रवाई हुई भी है या नहीं, आज इस वीडियो में बात बांग्लादेश में लिंचिंग का शिकार हुए लगभग 25 साल के दीपू चंद्र दास की और उनके मौत के बाद बांग्लादेश में हुए कानूनी कार्रवाई की। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या बांग्लादेश सरकार ने अब तक किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद दीपू के परिवार को पहुंचाई भी है या नहीं। दीपू चंद्र दास बांग्लादेश की एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर, जिसकी हत्या एक गुस्साई हुई भीड़ पीट पीट कर देती है। 18 दिसंबर 2025 को यह भीड़ फैक्ट्री का जबरन दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकालती है और उसे पीटते हुए 15 किलोमीटर दूर तक ले जाती है। 15 किलोमीटर तक लगातार अपने ऊपर हुए लात, घूसे के हमले और चोट की वजह से दीपू चंद्र दास नाम का वो लड़का जब दम तोड़ देता है तो उसे ये भीड़ एक पेड़ से लटकाकर आग के हवाले कर देती है। कुछ लोगों का मानना है कि आग में झोंके जाते समय दीपू शायद अधमरी हालत में था, यानी वो जिंदा था। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि वो शायद मर चुका था। खैर, 25 साल का दीपू चंद्र दास अब इस दुनिया में नहीं है। उस पर कुफ्र के आरोप लगे थे। कहा गया था कि उसने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट किया था जिससे बांग्लादेशी मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई थी। हालांकि इस मामले की जांच कर रही बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन यानी आरएबी के कमांडर नईमुल हसन ने कहा कि जांच में ऐसी कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह साबित हो सके कि दीपू चंद्र दास ने ईश निंदा की थी। मगर दीपू मर चुका है। वो अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता शख्स था, मजदूरी का काम करता था, फैक्ट्री में ही रहता था, वहीं खाता था, वहीं सोता था। अब उसकी वो जगह खाली हो चुकी है। बांग्लादेश से एक और हिंदू कम हो चुका है। सुनने में ये घटना भयावह लगती है, मगर बांग्लादेश के अंतरिम सलाहकार और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस एक्स पर जब इस घटना का जिक्र करते हैं तो वो इस शख्स का नाम तक नहीं लेते। वो दुख जताते हैं और कहते हैं कि अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी। दीपू के मरने के बाद इस मामले में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जबकि बांग्लादेश की पुलिस ने अब तक 3 को पकड़ा है। यानी टोटल 10 गिरफ्तारियां इस मामले में अब तक हो चुकी है। गिरफ्तार हुए लोगों के नाम और उनके उम्र को सुनेंगे तो आपको बांग्लादेश के मौजूदा हालात और वहां हो रहे कत्लेआम की स्पष्ट तस्वीर दिखेगी। इन लोगों के नाम: मोहम्मद लिमन सरकार, जिसकी उम्र 19 साल है, मोहम्मद तारिक हुसैन, उम्र 19 साल, मोहम्मद मानिक मियाँ, उम्र 20 साल, इरशाद अली, उम्र 39 साल, निजामुद्दीन, उम्र 20 साल, आलमगीर हुसैन, उम्र 38 साल, मोहम्मद मिराज हुसैन, उम्र 46 साल, मोहम्मद अजमल हसन, उम्र 26 साल, मोहम्मद शाहीन मियाँ, उम्र 19 साल और मोहम्मद नजमू, जिनके उम्र की स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिली है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने खुद इन गिरफ्तारियों की पुष्टि भी की है। इन गिरफ्तारियों में सामने आने वाले नाम और उनकी उम्र परेशान करती है। अब तक गिरफ्तार हुए लोगों में लगभग 70% लोग युवा हैं। ये बांग्लादेश के युवा हैं जो बांग्लादेश का भविष्य बनेंगे और तय करेंगे कि उसे किस राह पर लेकर जाना है। अपने आसपास के किसी 19-20 साल के लड़के की शक्ल याद कीजिए और सोचिए कि क्या उसके अंदर इतनी नफरत, इतनी हिंसा, इतनी घृणा हो भी सकती है। आप सोचेंगे तो आपका मन भर आएगा। और दीपू चंद्र दास कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था। अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले व्यक्तियों की लिंचिंग की एक यही कहानी और फिक्स पैटर्न है। फिर चाहे वो बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो या फिर
भारत में ही क्यों ना हो। शिकार वही आदमी होता है जिसकी आमदनी के लिहाज से हैसियत कम ही होती है। दीपू भी ऐसा ही एक इंसान था। दीपू अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता शख्स था। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन के एक्स पर साझा किए गए पोस्ट के अनुसार दीपू के पिता शारीरिक रूप से अक्षम हैं। उसकी माँ, एक बीवी और एक बच्चा भी है। सवाल है कि अब इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इनके पास शायद इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वे भागकर भारत ही आ जाएं। बांग्लादेश की सरकार या किसी एनजीओ की तरफ से अभी तक, यानी इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक, दीपू के परिवार के लिए किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की गई है। भारत में इस घटना के बाद से गुस्सा है, नाराजगी है, मगर आर्थिक सहायता की घोषणा हुई हो ऐसी जानकारी तो भारत से भी नहीं आई है। भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के माध्यम से 20 या 21 दिसंबर 2025 को एक बयान जारी किया, जिसमें दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत बांग्लादेश में विकसित स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। हमारे अधिकारी बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में हैं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर मजबूत चिंता व्यक्त की है। हमने दास की बर्बर हत्या के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर एक ट्वीट तक नहीं किया है। देश के तमाम खेल खिलाड़ियों की हार जीत पर उनका हौसला अफजाई करने वाले भारत के प्रधानमंत्री से मुझे ये उम्मीद थी कि इस भयावह मौत के बाद उनका एक फोन कॉल का क्लिप जरूर सोशल मीडिया पर वायरल होगा, जिसमें वे दीपू के परिवार से बात करते हुए उनका हिम्मत बढ़ाएंगे। मगर फोन तो दूर की चीज है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया। खैर, प्रधानमंत्री तो भारत में हुई लिंचिंग पर भी कभी ट्वीट नहीं करते हैं, तो ये तो फिर भी सीमा पार की गतिविधि है। इसलिए उनसे इस मामले में कोई नाराजगी करना बेईमानी ही होगी। भीड़ बेलगाम और आवारा हो जाए तो वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है। यही कट्टरपंथी भीड़ आज बांग्लादेश में तांडव मचा रही है। बांग्लादेश जल रहा है, भीड़ बेलगाम हो चुकी है, मगर तमाम निराशा और भयावह तस्वीर के बीच एक तस्वीर जरूर उम्मीद बांधती है, जिसमें एक बच्ची सब कुछ जलाए जाने के बाद राख से अपनी किताबें समेटते हुए दौड़ लगाती है। आज ये तस्वीर उन लोगों को कायदे से बिठाकर दिखा देना चाहिए जिनके सर पर एक पूरे देश और एक पूरी सभ्यता को जलाकर राख कर देने का भूत सवार है। यहाँ मैं आपको दो तस्वीरें एक साथ रखकर दिखाना चाहता हूँ। एक तस्वीर में बांग्लादेश में एक बच्ची दंगाइयों से अपनी किताबें बचाती है। दूसरी तस्वीर में यूपी में एक लड़की अपनी झोपड़ी को गिराए जाने के बाद सबसे पहले अपनी किताबें संरक्षित करती हुई दौड़ लगाती है। यकीन मानिए, किताबें यही किसी भी देश के किसी भी कालखंड के अंतिम दिनों तक बनी रहेंगी। बाकी सारे ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। आप देखते रहिए विटी चोखा। धन्यवाद।